यहाँ से अब देखना शुरू करो। Bismillahirrahmanirrahim. So, in the last class, you had studied the Nielsen's 10 heuristics, Schneiderman's 8 golden rules, and Norman's 7 principle. Have you submitted the summary of these? Yes, sir. Yes, sir. Chalo, theek ho gaya. Now, today, inshallah, we'll start with here is the design rule, right? So, we'll start with the design rule. Sir, बताइए slide बेटा, show रही। स्लाइड नहीं शो हो रही, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो, so Bismillahirrahmanirrahim. Here is chapter 7 design rules. So first of all we must understand कि हमें ये rules चाहिए क्यों। देखो बेटा, जब भी आप कभी कोई एक सिस्टम बनाते हो जिसमें यूजर ने इंटरेक्ट करना है, उसके से कोई काम लेना है, तो हमें ये दिखना होता है कि हम कोई ऐसी चीज बनाएं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट बनाएं जो यूजर के काम आए, जो उसके मकासद को, उसके एम्स को, उसके गोल्स को पूरा कर रहा हो। तो अगर हम उन प्रिंसिपल्स को जब हम पढ़ने लगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो एक ऐसी प्रोडक्ट बनेगी, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसी एप्लीकेशन बनेगी जो कि हमारे यूज़र को आसानी के साथ अपने गोल्स अचीव करने में, अपना मकसद पूरा करने में मदद देगी। तो देखो ज़रा है क्या चीज़। द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन रूल्स आर जनरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो रूल्स की बात कर रहा है, कह रहा है जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं which can be applied to the design of an interactive system in order to promote its usability। कि जब हम ये जनरल प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं तो इनफैक्ट हमारे सॉफ्टवेयर के जो एक प्रॉपर्टी है यूजेबिलिटी या यूजेबल होना, वो बेहतर हो जाती है। तो अब देखते हैं कि वो यूजेबिलिटी या यूजेबल होना है क्या। कि एक यूज़र किसी भी काम को आसानी के साथ और नेचुरल तरीके से और विदाउट डेंजर ऑफ एरर कर सके। मिसाल के तौर पे, अगर आपने कहीं से नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो वो आपको वेबसाइट ऐसी फैसिलिटी दे कि आप आसानी से अपने नोट्स सर्च भी कर सकें, उनको डाउनलोड भी कर सकें, लेकिन कोई अननेचुरल पाथ ना दे। कि जब आपने ढूंढने शुरू किए, उसने कहा पहले तो आप मुझे लॉगिन करें, फिर आप मुझे रेट करें, मुझे कोई स्टार्स दें, फिर यूं करें, फिर अपना ईमेल आईडी दें। तो उसमें क्या होगा कि यूज़र कहेगा यार ये अननेचुरल है, जो मैंने काम करना है ये आसान और सीधे तरीके के बजाय मुझे उलझा रहा है। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा ये यूजेबल नहीं है, वो आपका सॉफ्टवेयर छोड़ के भाग जाएगा। तो हमने क्या करना है, अगर हम इन रूल्स को ज़रा सा जहन में रखें, जब हम इंटरेक्शन को, अपनी इंटरफेसेस को डिज़ाइन कर रहे हो, तो ये जो रूल्स अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, उनकी वजह से हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा बनेगा जो कि यूज़र को आसानी भी देगा और काम भी उसका एफिशिएंट तरीके से करेगा। सो यूज़र कैन अचीव द गोल इन अ वेरी इजी फैशन। तो देख लेते हैं ये है क्या। देखो बेटा, वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर जो हमारे पास सपोर्ट या यूजेबिलिटी के जो हमारे पास वो है ना प्रिंसिपल्स, वो तीन है। एक है लर्नेबिलिटी, दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा है रोबस्टनेस। तो हमने, सॉरी बेटा कोई बोल रहा है, अच्छा माइक अपने ऑफ कीजिए बेटा। लर्नेबिलिटी में देखिए है क्या। अगर आपको एक नया सॉफ्टवेयर दिया जाए, तो ये लर्नेबिलिटी की प्रॉपर्टी, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि सॉफ्टवेयर ऐसा बनाओ कि एक नया यूजर उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने को जब सीखना चाहे, यानी सीखना चाहे इस्तेमाल कैसे करना है, वो उसको आसानी से लर्न कर सके, सीख सके। सॉफ्टवेयर ऐसा मुश्किल ना हो कि यूजर उसको छोड़ दे कि यार रहने दीजिए ये मेरे काम का नहीं है। तो पहली चीज क्या हो गई, लर्नेबिलिटी। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर लर्नेबल बनेगा। लोग उसको इस्तेमाल करके खुश होंगे, उसको सीखना आसान होगा। वो महसूस करेंगे यार ये सॉफ्टवेयर जो है ना, ये हमें आसानियां दे रहा है, हमें मुश्किल रास्ते से नहीं गुजार रहा, मैं सीख सकता हूँ। तो आप नोट करो, आप लोग खुद अपने एक्सपीरियंस को सोचिएगा। अगर आपको 3 या 2 एप्लीकेशंस दे दी जाएं, दोनों बिल्कुल एक सा एंड रिजल्ट दें, एक सी प्रोडक्ट दें, एक सा रिजल्ट दें, एक सा सोल्यूशन दें, एक सी इंफॉर्मेशन दें, तो पता है क्या होता है, आप अमूमन उस सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करते हो उन 2 या 3 में से जो आसान और सुकून से सीखने वाला हो।
मैं कहता हूँ तुमने क्यों चूज किया? सर ये इजी है और मेरे ख्याल में ना ये बहुत ठीक काम कर रहा है, मैं इस पे जल्दी काम करके अपना काम मुका लूंगा। देखो मुका लूंगा मीन कंप्लीट कर लूंगा। तो आपको एक अंदाजा हुआ सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए देख के कि इन दोनों में से सर ये बेहतर है। तो देखो नोट करना, लिखा क्या है, द ईज, आसानी, with which new user can begin effective interaction, वो शुरू कर सके, वो उस सॉफ्टवेयर को चलाना शुरू कर सके, एंड अचीव मैक्सिमल, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस। यानी उसको लगता है कि मैं इस सॉफ्टवेयर पे जल्दी सीखूंगा और अपना काम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ, एफिशिएंसी के साथ बना सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो पहली पे क्या प्रॉपर्टी हुई, क्या प्रिंसिपल हुआ, लर्नेबिलिटी का। दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें आपका थोड़ा सा ताउन चाहिए होगा, जाग जाइए कि जनाब अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना हो तो आप क्या करते हैं, या कट करना हो, कॉपी पेस्ट। कट करने के लिए आप क्या करते हैं? मैंने कहा ये पैराग्राफ है, ये कट करो, क्या करोगे? सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स। एक्सीलेंट। कोई और कुछ बताना चाहेगा इसके अलावा? अली के जवाब के अलावा कोई बच्चा कोई जवाब देगा कि सर यूं भी तो होता है? अली तुम बताओ बेटा, और क्या होता है? राइट क्लिक करके ऑप्शंस आएंगे, वेरी गुड। उससे भी हो सकता है। अली और दो ऊपर हो गए, अली तीसरा बताओ। सर, ऊपर जो इसको क्या कहते हैं, रिबन, रिबन में भी ऑप्शन मुझे मिल जाएगा कट एक्सीलेंट, वहां करने का। सीजर बना हुआ होता है। तीन हो गए अली, और बताओ। और सर बाकी क्लास को HCI की जरूरत नहीं है, दे आर मास्टर इन इट, सो दे डोंट नीड माय लेक्चर। तुम बता दो चौथा क्या है, मेन्यू से सोचो जरा। सर मेन्यू से, हम एडिट में जाते हैं और एडिट के अंदर यस हमारे सर, पास एडिट के अंदर। कॉपी पेस्ट तीनों होते हैं, यस और नो? यस सर। चलो माइक ऑफ करो अपने आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सॉफ्टवेयर को यूजेबल बनाने के लिए, कि यूजर खुश हो जाए, वो कहे यार मजा आता है, ये तो काम आसान है। फ्लेक्सिबिलिटी एक और हमारी डायमेंशन है, जिसे कुछ रूल्स होंगे। द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वेज, मुख्तलिफ तरीके, इन विच द यूजर एंड सिस्टम एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। मैं उसको जो कमांड दे रहा हूँ, आपने मुझे चार चार तरीके दे दिए हैं कि सर जी मेन्यू से करें, सर जी रिबन से करें, सर जी राइट क्लिक करके पॉपअप मेन्यू से करें, सर जी शॉर्टकट कीज से करें। तो नोट करो ये मेरे सॉफ्टवेयर को कितना कामयाब बनाएगा, मैं बताता हूँ क्यों। अब देखो तुम सारे बच्चे, जिस बच्चे ने कभी कंप्यूटर यूज नहीं किया था, DCS में आने के बाद कम से कम 3.5 साल से तो कंप्यूटर यूज कर रहा है। तो अब आप बच्चों की जहन और उसके साथ साथ उंगलियों की टिप के ऊपर लिखा हुआ होता है कि कंट्रोल जी क्या करता है, कंट्रोल सी क्या करता है, कंट्रोल वी क्या करता है, कंट्रोल पी क्या करता है, कंट्रोल एस। आप सोचो कि सर आप क्या कर रहे हैं, आप तो बच्चों वाली बात है। ये इसलिए बच्चों वाली हो गई कि सॉफ्टवेयर बनाए ऐसे गए हैं कि आपको डिफरेंट तरीके दिए गए। अब आप नहीं जाते मेन मेन्यू में जाएं, वहां से एडिट में जाएं, वहां से कॉपी करें। आपने जो पहला ऑप्शन अली ने दिया, वो उसने सिंपली बोला सर कंट्रोल सी, सर कंट्रोल एक्स, सर कंट्रोल जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा क्लियर समझ में आया कि यार मल्टीपल तरीकों से एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करवाओ। सिस्टम को कमांड दे रहे हो मल्टीपल तरीकों से दो, ताकि वो आपका जो ऐसा यूजर है जो फ्रीक्वेंट है, जिसने बहुत कंप्यूटर यूज करना है, तो वो उसको आसानी से याद हो जाता है कि कंट्रोल सी वी क्या है, और वो अपना हाथ कीबोर्ड से हटाए बिना माउस पे ले जाके पैड पे क्लिक करके ऊपर मेन्यू में, फिर वहां से वो उसके बजाय सिर्फ कंट्रोल सी करता है, लम्हे में काम होता है और वो आगे बढ़ जाता है। तो देखो क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वेज इन विच द यूजर एंड सिस्टम एक्सचेंज। एक तो हो गया हमने उसको मुख्तलिफ तरीकों से कैसे काम लिया, एक वो हमें कैसे काम करके दे रहा है। जरा नोट करो बेटा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में चीज बताई थी कि जो आपका फाइल मैनेजर है, जहां पर आप एक्सप्लोर करते हो फाइल्स को, उसमें आपने देखा था कि आप डेट वाइज भी फाइल्स को सॉर्ट कर सकते थे, आप नेम वाइज भी कर सकते थे, आप साइज वाइज भी कर सकते थे। तो देखो क्या था, मेरा सिस्टम मुझे मल्टीपल तरीकों से इंफॉर्मेशन दे रहा है, मुझे मल्टीपल तरीकों से जवाब दे रहा है। चलो आओ वर्ड की बात कर लेते हैं। वर्ड में टाइप करते करते मुझे ख्याल आया कि देखो यार जब इसका प्रिंट आउट निकलेगा तो कैसा होगा। तो मैं वहां जाके प्रिंट व्यू में चला जाता हूँ, मुझे वो एक और तरीके से दिखाता है कि आपका हेडर ऐसा नजर आएगा, फुटर ऐसा नजर आएगा, बीच में टेक्स्ट यूं होगा। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये मल्टीपल वेज से। और एक और भी इसमें इसी में ऐड करके जरा सोचो एक लम्हे के लिए, कि अगर मैं ये कहूँ
कि मेरा सिस्टम जब मेरे पास एक ईमेल आती है मेरे मोबाइल पे, मेरे लैपटॉप पे, तो वो तो आती ही है, प्लस मेरा सिस्टम उसको लाने के साथ साथ एक बीप भी देता है। यानी मुझे जब इंफॉर्मेशन दे रहा है कि तुम्हारी एक नई ईमेल आई है, तो बीप भी बजाता है और ईमेल भी आ जाती है, और ऊपर कोने में लिखा हुआ भी आ जाता है कि जी आपकी ईमेल। यानी देखो मेरे मल्टी मोड्स को यूज कर रहा है, मेरे कान को भी, मेरी आंखों को भी। तो इससे मुझे पता चला कि यार फ्लेक्सिबल सिस्टम है, ये यूजेबल होगा, यूजर खुश हो जाएगा। आगे चलते हैं। रोबस्टनेस तीसरा, ये क्या चीज है कि आपका सॉफ्टवेयर कितना सपोर्ट करता है कि अगर एक यूजर अपना काम करे तो वो अपना गोल अचीव भी कर ले, और फिर उसको असेस भी कर ले, हाँ जी मैंने कॉपी करना था, हाँ जी कॉपी हो गया। अच्छा जी मैंने ये रिकॉर्ड डिलीट कर, हाँ जी डिलीट हो गया। अच्छा जी मैंने ये वाला ईमेल अकाउंट बनाना था, हाँ जी बन गया। देखो क्या कहता है, द लेवल ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द यूजर इन डिटर्मिनिंग सक्सेसफुल अचीवमेंट। एक तो ये कि जो उसने काम किया वो अचीवमेंट, और उसको वो असेस भी कर सके, तज्जिया कर सके कि यार ये काम सही हो गया। तो देखो ये तीन चीजें हैं जो कि हमारी यूजिबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। ये तीन कैटेगरीज अभी हमने बनाई। अब वो हमें बताएगा कि ये कैटेगरी सिर्फ तीन नहीं है, बल्कि इस हर कैटेगरी के अंदर कुछ और सब कैटेगरीज आएंगी जो आपके लिए और आसानी पैदा करेंगी। और जो आपका FYP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा, आपका वो प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए आप खुद महसूस करें कि यार इसमें लर्नेबिलिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, रोबस्टनेस भी है। अगर मैं चाहूँ तो देखो हमारे यहाँ ना बच्चे डरते हैं पाकिस्तान में कि यार पता नहीं मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं। भाई बाहर जो बच्चा एक 4 आने की भी चीज बनाता है ना, गूगल स्टोर पर डाल आता है कि यार मैंने कहीं पे ना इसको शो करवाना है। मतलब देखो 4 आने का मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर रहा, 4 आने का मतलब कि वो छोटा काम कर रहा है। तो आपका अगर FYP एक मोबाइल ऐप है तो गो फॉर इट, उसे कहीं पे यार चला कर देखो, उसे कहीं पे रख कर देखो कि यार मैं देखूं चलता है या नहीं। और वो चल जाएगा अगर आपने ये तीन रूल्स अपने जहन में रखे और इनके सब रूल्स को आपने जहन में रखा। देखो शुरू इससे आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लर्नेबिलिटी को देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें कि हमने इन तीन कैटेगरीज को सब डिवाइड किया हुआ है स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स में। और दूसरी बात वो ये करता है कि जो ज्यादा स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं ये एक से एक कैटेगरी में आपको नजर आएंगे, लेकिन मुमकिन है ये दूसरी में भी मौजूद है। आपको नजर आए कि जो आपके पास लर्नेबिलिटी का एक प्रिंसिपल था, यार वो तो अप्लाई हो रहा है रोबस्टनेस के अंदर भी, वो तो अप्लाई हो रहा है फ्लेक्सिबिलिटी में भी, यानी वो है लर्नेबिलिटी का। तो लिहाजा भी वही बताएगा कि जब डिवाइड करेंगे वो हमें दिखाना शुरू करेगा, देखो कंसिस्टेंसी सिर्फ यहाँ नहीं है, ये फला 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 जगह पे भी यूज होती है, यानी उनमें भी आ रही है। तो लिहाजा उसने कहा इन तीन को हमने सब डिवाइड किया है, और जो इनमें से कोई स्पेसिफिक होंगे वो अलग अलग तो होंगे, लेकिन वो दूसरों के साथ भी मिलकर दो कैटेगरीज में भी हमें नजर आ रहे होंगे, फॉल करेंगे दो या ज्यादा कैटेगरीज में। तो शुरू करते हैं लर्नेबिलिटी को। हमने पहले ही कहा था लर्नेबिलिटी क्या है, जो एक नए यूजर, नोविस यूजर, नए यूजर को हमारा सिस्टम समझने और सीखने में मदद दे, ताकि वो मैक्सिमम परफॉर्म कर सके, वो जल्दी सीख कर मैक्सिमम परफॉर्म करे। ये है लर्नेबिलिटी। और एक सिस्टम तभी यूजेबल होगा अगर ये इजी टू लर्न और इजी टू यूज हो जाए। बताओ बेटा यहां तक समझ में आता है? जो जाग रहे हैं अफराद वो जवाब दीजिएगा था, बाकी सो रहे हैं। यस सर। ठीक यस सर। है, चलो दो जाग गए, एक्सीलेंट। अब जरा यस यहाँ सर। पर देखना। हाँ ठीक है, आओ। यस बेइज्जती सर। करा के आओगे या वैसे आओगे, लेकिन आना पड़ेगा, और नहीं आओगे तो यार अफसोस होगा। चलो आ जाओ जरा, अब जरा देखो सर जी ये क्या काफी सारे हुआ सर। बच्चे हैं क्लास में सर। नहीं क्लास में बहुत सारे हो बेटा, लेकिन ये ना जो एटीट्यूड है ना कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं, या देखो मैं यहाँ पे अगर बैठा हुआ हूँ ना, सच जो बात, तो मैं सिर्फ एक मूड बना के बैठा हूँ कि यार इनको इधर तक पहुंचाना है। अब अगर एक लड़का भी नहीं आया और 11 मिनट गुजर गए ना, थोड़ा सा तकलीफ दे होता है। टीचर लेट हो जाए तो गुजारा किया जा सकता है, जब स्टूडेंट्स ही मौजूद ना हो ना, तो उस वक्त फिर एहसास होता है ये क्या हो रहा है। तो एनी हाउ आइंदा सब याद रखो कि CR साहब का इंतजार नहीं करना है कि आपको लिंक भेजेंगे। क्लासरूम में जाओ, अपने क्लास वर्क में जाओ, उसका कैलेंडर खोलो, कैलेंडर में क्लास लिखी हुई है उसे क्लिक करो, ज्वाइन कर लो। ये कौन सी कोई कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे के लिए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, कोई MA उर्दू हो, MA पर्शियन हो, तो उसको शायद हमें बताना पड़ेगा पाइजन इसके बगैर काम होता है, आपको तो बताने की जरूरत नहीं है। तो यानी हाँ चलो बस टाइम नहीं ज़ाया करते।
इस टेबल को देखना उसने क्या हरकत की है। उसने कहा है कि जो हमारे पास लर्नेबिलिटी, ये चेक करो कर्सर, लर्नेबिलिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको उसने सब डिवाइड किया है 1, 2, 3, 4, 5 में। वो कह रहे हैं अब आप पढ़ेंगे प्रिडिक्टेबिलिटी, हमें नहीं पता, अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद ये क्या है, सिंथेसाइजेबिलिटी, फेमिलियरिटी, जनरलाइजेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। वो कहता है कि असल में लर्नेबिलिटी तो पता है कि सीखना आसान करें, काम करना आसान करें, लेकिन इसके लिए अगर आपने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया तो सिस्टम खुद ब खुद लर्नेबल बन जाएगा। तो लेट्स सी वन बाय वन व्हाट इज प्रेडिक्टेबिलिटी। Predictability of an interactive system means that the user's knowledge of the interaction history, यानी जो मैंने माजी में काम किए हैं उनकी बुनियाद पे मैं ये प्रेडिक्ट कर सकूं कि यार अब क्या होगा, तो इज सफिशिएंट टू डिटरमिन द रिजल्ट ऑफ हिज फ्यूचर इंटरेक्शन विद इट। मिसाल के तौर पे मैंने अपने लॉगिन का बटन दबाया, मेरे पास लॉगिन आया, और मजे की बात यह है कि मुझे पता है कि मैंने क्या किया, मैं लॉगिन पर आया हूँ, मैं जानता हूँ मेरी ये मेरा एक्शन था। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि यार मेरे पास तो इस वक्त पासवर्ड नहीं है, और मुझे मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि जब मैं लॉस्ट पासवर्ड को क्लिक करूंगा तो ये मुझसे अब क्या हो रहा है, प्रिडिक्ट, मैं फ्यूचर को बताना चाह रहा हूँ कि यार मैं आ तो गया हूँ, मेरी हिस्ट्री ये है कि मैं यहाँ पे लॉगिन के लिए आया था, लेकिन जब अब अगर पासवर्ड नहीं हो तो मैं लॉस्ट पासवर्ड को अगर क्लिक करूँ तो ये मुझसे मेरा ईमेल मांगेगा, या मुझसे मेरा मोबाइल मांगेगा, या मुझसे मेरा सीक्रेट क्वेश्चन मांगेगा, वट जो भी उसका प्रोसेस है। जब वो मैं दे दूंगा तो मेरे ईमेल पे पासवर्ड का लिंक देगा, मेरे मोबाइल पे कोई मुझे लिंक दे देगा, या जो भी सीक्रेट आंसर है उसके बदले में मेरी ईमेल में या मेरे मोबाइल पे जवाब आ जाएगा कि भाईजान आपका ये नया पासवर्ड का लिंक है, पासवर्ड रीसेट करें। देखो क्या हुआ, प्रिडिक्टेबिलिटी लर्नेबिलिटी को सपोर्ट कर रही है। अगर एक यूजर ये प्रिडिक्ट करने के काबिल हो जाए कि उसकी हरकत से क्या होगा, तो इनफैक्ट वो लर्न कर गया, वो सीख गया। तो मुझे अब समझ में आया कि अच्छा प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है, कि मैं अपने एक एक्शन से अगले एक्शन को समझ सकूं। इसी तरह से उसने क्या कहा, सिमिलरली इफ आई हैव सिलेक्टेड द आइटम्स टू बी परचेज, मैं शॉपिंग मॉल में हूं, मैंने वहां पर जाके कुछ चीजें सेलेक्ट कर ली, अब मुझे पता होना चाहिए कि जो मैंने हरकतें की हैं, प्रोडक्ट्स जमा कर ली हैं, इनको कार्ट में डाल लिया है, अब मेरे पास जो फ्यूचर का काम है जो मैंने करना है, चेक आउट है। चेक आउट क्या करेगा, ये मुझे ले जाएगा पेमेंट के ऑप्शन पे। देखो कितना मजे का हो गया कि ये चीजें कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हमारा फ्लो बन रहा है वो ऐसा है कि यूजर उसको एंजॉय करता है, वो प्रिडिक्ट कर सक रहा है, वो बता सक रहा है कि अच्छा जी अब ये करूंगा तो ये होगा। तो कहते हैं इससे भी यूजर को सॉफ्टवेयर समझने में, उसको इस्तेमाल करने में आसानी होती है। तो क्या कह रहे हैं, अ यूजर्स लर्नेबिलिटी इंक्रीजेस इफ सिस्टम इज प्रिडिक्टेबल। अगर वो बता सकता हो कि अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, तो वो जल्दी सीखना शुरू करेगा। कुछ समझ में आया है इसमें से या नहीं? यस सर। अगर एक चीज देख सर ये जो सर, ये प्रिडिक्टेबिलिटी prediction होती, इसमें बोलो बेटा बोलो, बिजनेस की बात भी आ गई और फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई इसमें सर, अभी वो क्योंकि बाद सर में ये बताएगा, अब रुक जाओ अभी, हाँ ठीक है, अभी तुम रुक जाओ। लेकिन यहाँ पर भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसमें नहीं है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल इस तरह से हम नहीं कह रहे कि एक मुख्तलिफ तरीकों से काम करें। हम ये कह रहे हैं कि जो काम कर रहा है मैं इसको पहले ही कह सकूं, जब मैं ये करूंगा तो यूं होगा। तो प्रिडिक्शन क्या है, आगे का एक्शन बता देना। तो वो कह रहा है अगर आपके सॉफ्टवेयर में ऐसी ही, और देखो मैं बताता हूँ कैसे पता चल जाता है, ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, कोई जादू नहीं है। देखो अगली स्लाइड पर आओ, फिर तुम मुझसे सवाल को दोहरा लेना बेशक। ऑपरेशन विजिबिलिटी, अगर आपने मुझे बटन्स दिए हुए हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया हुआ है, कोई आपने मुझे क्या कहते हैं, कोई रेडियो बटन्स दिए हुए हैं, तो मैं बड़े आराम से कहूंगा अच्छा इसके बाद अब मैंने ये करना, अच्छा अब मैंने चेक आउट करना है, अच्छा अब मैंने अपनी पेमेंट करनी है। तो वो क्या कह रहे हैं कि ऑपरेशन को विजिबल रखो। तो अगर आप सोचो तो बेटा आपका सवाल है फ्लेक्सिबल, नहीं ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ नहीं जुड़ रहा। फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि एक काम को करने के कई तरीके, जबकि प्रिडिक्शन होती है कि इसी काम को करने से क्या होगा। तो उसने क्या किया, पहले बताओ जवाब समझ में आया तुम्हारे सवाल का या नहीं? ये सर समझ में आया, लेकिन सर जिस तरह वो एग्जांपल दी थी पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड वाली, तो सर उसमें भी हमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि हम इस तरह भी कर सकते हैं, नंबर नहीं नहीं वो भी या ठीक है, फिर नहीं ईमेल नहीं नहीं भी नहीं, दे नहीं, एक बात सकते सुनो, हैं, या सर फिर जो हाँ और सुन तो ले, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लास्ट वो बात में सही है, लेकिन वो वाला है ना कि उसके अंदर हम फिर प्रिडिक्ट कर सकें।
जी इसमें क्या होगा, फर्स्ट करो मैं तुमसे एक मिसाल देता हूँ ना, कि हमने, मुझे सिर्फ अभी ये पता है कि लॉस पासवर्ड क्या करेगा, मुझे पासवर्ड रिकवर करने में मदद दे देगा। तो ये मेरी प्रिडिक्शन है। जब मैं 6 स्टेप आगे जाऊंगा और मुझे 3 या 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तब वो फ्लेक्सिबिलिटी वाले उसमें ब्रांच में चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कि सर मल्टीपल वेज हैं, आप अपना ईमेल दे दें या अपना मोबाइल नंबर दे दें, लेकिन मैं अभी क्या कह रहा हूं, अभी कह रहा हूं कि मुझे मेरे ऑप्शन सिर्फ ये गेस करने, देखो गेस करने दें, तुक्का नहीं, लेकिन गेस ये ऐसा कि जिसमें कि प्रोबेबिलिटी हो कि हाँ ये ऐसा ही होगा, तो इसको कहते हैं प्रिडिक्शन कर देना। बात समझ में आती है? यस सर। तो अब इसको देखो, ऑपरेशन विजिबिलिटी, वो कहते हैं प्रिडिक्शन में एक चीज बड़ी अहम है कि आप अपने यूजर को अवेलेबल ऑपरेशंस किस तरह दिखा रहे हैं। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से बटन्स, ऑप्शन, सब चीजें दिखा रहे होंगे, तो क्या होगा, उसकी वजह से वो परसीव कर सकेगा कि यार अच्छा इससे क्या होना है, ये बटन दबाऊंगा सेव हो जाएगा, ये बटन दबाऊंगा डिलीट हो जाएगा, ये बटन दबाऊंगा तो एग्जिट कर जाऊंगा। तो देखो अगर चेक करो, क्या कहते हैं, दिस रेफर्स टू हाउ द यूजर इज शोन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, कैसे आप दिखा रहे हैं, दैट कैन बी परफॉर्म नेक्स्ट। इसके बाद क्या होगा, if an operation can be performed then there may be some perceivable indication of this to the user। अगर एक काम मैं करता हूं तो मुझे आप उसको विजिबल कर दें, अगर मैं कॉपी कर रहा हूं मुझे दिखा दें, अगर मैं कोई चीज ईमेल भेज रहा हूं लिख दें सेंडिंग ईमेल, सेंड हो जाए तो सेंड बता दें। तो आपने मुझे उन ऑपरेशंस का बताना है ताकि मैं आगे का सोचूं। मैंने एक फाइल अटैच की तो मुझे बताइए अटैचिंग, वो दिखा रहा होता है ब्लू होने से पहले ना कि मैं अटैच कर रहा हूँ, और फिर मुझे वो रोक देता है। अब मुझे अपना नेक्स्ट फ्यूचर का वो नजर आ रहा है एक्शन, कि अब मैंने सेंड करना है, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा इसके बाद सेंडिंग ही है। तो नोट करो, इसने मजे की मिसाल दी है कि आप विजिबल करें चीजें। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट बटन गेट्स एक्टिवेटेड, आप एक उसमें बैठे हुए हैं इंस्टॉलेशन के लिए, नेक्स्ट का बटन एक्टिवेटेड है ही नहीं, और आपको फौरन वहां पर एक ऑप्शन विजिबल होता है आई एक्सेप्ट के साथ चेक बॉक्स का। तो आपके जहन में क्या आता है, जब मैं इसको चेक करूंगा तब ये नेक्स्ट का बटन एक्टिव होगा, यस और नो? यस सर। तो वो कहते हैं ऐसी इंटरफेसेस के ऊपर रट्टे की जरूरत नहीं होती, रिकॉल करने की, रिमाइंड करवाने की, जहन में रखने की, बल्कि रिकग्निशन की होती है। आप चीजें देखते जाते हैं, ये चेक करना है, क्लिक करना है, रेडियो बटन है, ये बटन दबाना है, ये मेन्यू ड्रॉप करना है, तो कहता है क्या कीजिए, विजिबल कर। जैसे ही विजिबिलिटी ऑन होगी, बंदे को चीजें नजर आनी शुरू होंगी, वो उस सिस्टम को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज करेगा, अपनी जो उसने काम करना है उसके मुताबिक उसको वो यूज करेगा, और उसके लिए रट्टा लगाना जरूरी नहीं रहेगा कि पहले ये करूंगा फिर ये करूंगा, नहीं, याद नहीं रखना। आप एक स्टेप, 2 स्टेप आप विजिबल करते जाते हैं, वो आगे चलता जाता है। पहले बताओ यहां तक कुछ समझ में आता है? यस सर। यस सर। चलो यस सर। आप जरा देखो सिंथेसाइजेबिलिटी, ये बड़े मजे की बात है कि देखो सोचो जरा कभी कि अगर एक बंदा एक काम करता है और उसको ये फिर पता चले कि मैं यहाँ पर जो पहुंचा हूँ, फर्स्ट करो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने अभी, तुम इसको मिसाल को रिलेट करना, सिर्फ जोड़ नहीं देना है, ठीक है? तुम लोगों ने गूगल मैप खोला और तुमने कहा जनाब अली इसके अंदर हम लिखते हैं CMH रावलपिंडी फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि पेशेंट को ले जाना है, अब जल्दी है, समझ नहीं आ रहा। तो देखो तुम्हें खुद पता है, तुम सिंथेसाइज कर रहे हो कि मुझे ये वाली लोकेशन क्यों मिली, क्योंकि मैंने इससे पहले सर्च किया था कि मेरे करीब तरीन हॉस्पिटल कौन सा है, मतलब हार्ट का जो है जो भी। तो आप उसको, हमें ये नॉर्मली हम ये करते हैं जब कोई पेशेंट हो, हम करीब तरीन ढूंढते हैं कि यार जहां हम पहुंच सके, तो हम उसका नाम देंगे। तो देखो वो क्या कह रहे हैं, सिंथेसाइज करने का मतलब क्या है कि अगर एक बंदा किसी जगह पे पहुंच जाए, यानी अब तुम्हें मैप पे नजर आ रहा है जनाब AFIC या CMH या रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, तो क्योंकि मेरे ये चीजें हार्ट से रिलेटेड है तो हम इसको याद भी रखते हैं, ठीक है? जब तुम्हें अपने मैप पे नजर आएगा ना, यहाँ पर तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर क्यों पहुंचे हो, तुम सिंथेसाइज कर सकते हो अपने जहन को कि जो मेरी करंट स्टेट ऑफ इंटरफेस है जिस पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मैं इस पर क्यों आया हूँ, क्योंकि मैंने इसको सर्च किया था। तो जरा इसको मैं बताऊंगा इसको बाद में भी, लेकिन पहले इसको समझो। सिंथेसिस इज द एबिलिटी ऑफ द यूजर टू असेस, तज्जिया करना, द इफेक्ट ऑफ पास्ट ऑपरेशंस ऑन द करंट स्टेट। मैं जिस स्टेट में इस वक्त पहुंचा हूँ, मैं जो मेरे पास इस वक्त लोकेशन नजर आ रही है, ये किस पास्ट ऑपरेशन का इफेक्ट था।
सर आपने खुद ही तो सर्च किया था कि मुझे हार्ट के जो हॉस्पिटल्स हैं वो दिखाएं, तो आपको रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी नजर आ रहा है, AFIC भी आ रहा है, हार्ट इंटरनेशनल भी नजर आ रहा है। नाउ इट इज योर चॉइस कि आपने कहाँ पर पेशेंट को ले जाना है। तो देखो, पास्ट ऑपरेशन से करंट, अब मैं तुम्हें इसको बहुत आसान करके दिखाता हूँ। जरा सोचो, तुम विंडोज में बैठे हो, तुम कहते हो जी क्रिएट अ न्यू फोल्डर, हो गया? यस सर। तुम्हारे सामने क्या नजर आता है विंडोज में, जरा ये मुझे बताना। फोल्डर बना हुआ नजर आता है या नहीं? आता है सर। तो अब जो तुम्हें फोल्डर बना हुआ नजर आ रहा है, तुम्हें सिंथेसाइज कर रहा है, तुम सिंथेसाइज कर सकते हो, सॉरी, तुम्हें चॉइस दे रहा है सिंथेसाइज करने की। ये सोचो ये क्यों बना। तुम्हारा जहन फौरन कहता है हाँ मैंने नया फोल्डर का ऑप्शन दिया था, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर किया, अब ये बनकर सामने आ गया है, लिहाजा ये मेरे पास मेरे ही काम का एक रिजल्ट है। तो करंट स्टेट क्या है? न्यू फोल्डर। और मैंने, आप कॉपी करते हो तो क्या आपको नजर आता है कॉपी फाइल जहां पर होती है नजर आ रही होती है? यस सर, ड्यूरिंग प्रोसेस नजर आता है, उसके बाद ड्यूरिंग प्रोसेस के प्रोसेस बाद भी आगे नजर आता, देखना। नहीं, ड्यूरिंग प्रोसेस भी नजर आता है। और जहां पर आपने ड्रैग करके ड्रॉप की होती है, जहां पर आपने, मैं भी डॉस नहीं कह रहा अली, जरा ध्यान रखना, जहां पर ड्रैग करके आप ड्रॉप करते हो यस मेरा सर, बेटा, क्या ड्रॉप वाले पैन में आपको नजर आती है, उस विंडो में नजर आती है? यस सर, बिल्कुल। एक्सीलेंट। और जब हम डिलीट करते हैं तो गायब हुई हुई नजर आती है कि वहां पर नहीं रही। यस सर, तो नोट करो मेरा बेटा, आप सिंथेसाइज कर सकते हो कि हाँ जो मैंने एक्शन लिया था डिलीट करने का वो पूरा हो गया, मेरी फाइल्स चली गई। हाँ जो मैंने एक्शन लिया था क्या कहते हैं उसको, कॉपी करने का, वो पूरा हो गया, फाइल सामने नजर आ रही है। तो देखो नोट करो, ये है कि करंट स्टेट जो आई है ये प्रीवियस के साथ आप असेस कर सकें कि मैंने जो हुक्म दिया था वो हुक्म पूरा हुआ या नहीं। अरे बताओ हाँ या नहीं, यहां तक समझ में आता है? यस सर। यस अब सर। जरा नोट करना मेरा बेटा, ये नीचे वाले रेड लाइन को जरा रखना जहन में, जो मैंने लिखे एक सेंटेंस कि डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट ऑफ इमीडिएट ऑनेस्टी एंड इवेंचुअल ऑनेस्टी, इसको चेक कर लो। मैं इसको पढ़ाऊंगा तो मैं फौरन समझ में आ जाएगा। व्हेन एन ऑपरेशन चेंजेस सम एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनल स्टेट, देखो आपने फाइल्स डिलीट की, उसकी इंटरनल स्टेट बदली है। आपने एक नया फोल्डर क्रिएट किया, उसकी इंटरनल स्टेट बदली है, कोई नया फोल्डर आ चुका है। आपने कोई कॉपी किया, उसकी स्टेट बदली है। तो क्या कह रहे हैं? इट इज इंपॉर्टेंट दैट द चेंज इज सीन बाय द यूजर। अब आप उसको बिट बाय बिट जाते हुए नहीं दिखा सकते कि पूरी फाइल जा रही है, डिलीट हो रही है, कॉपी हो रही है, लेकिन आप उसको कोई ऐसा तरीका हो जो उसको बताए कि जी फाइलें कॉपी हो रही हैं। पास्ट में क्या था, हमें एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में फाइल एनिमेशन के जरिए, फाइल एनिमेटेड हालत में उड़ती हुई जाती हुई नजर आती है दूसरे फोल्डर में कि कॉपी हो रहा है, यस और नो? यस यस सर। सर। और अब हम सबको प्रोग्रेस बार नजर आती है जिसमें वो दिखाता है कि 50% हो गई, 2 मिनट और 5 सेकंड रहते हैं, अब 75% हो गई, 60 सेकंड और इतने सेकंड रहते हैं। तो नोट करो मेरा बेटा, मुझे वो उस ऑपरेशन की विजिबिलिटी देना शुरू कर देता है, मुझको वो दिखा रहा होता है, मुझे पता चल रहा होता है कि जो मैंने हरकत की है उसकी बेसिस पे ये वाली स्टेट नई वाली आनी शुरू हो गई है। अगर आप नया फोल्डर बनाते हो तो यूजर को नजर आता है कि जी नया फोल्डर बन गया, कॉपी हो गया, डिलीट हो गया। तो जरा देखो क्या कहते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी, relates to the ability of the user interface to provide, and ये देखो लफ्ज देखना, observable, जो ऑब्जर्व कर सके, जो उसको देख सके, and informative account of such change, जो तब्दीली आई है। तो देखो मैंने क्या बोला था, नया फोल्डर बना, आपको नजर आ गया, ये नहीं पता कैसे बना, हम उस डिटेल में नहीं जा सकते, कॉम्प्लेक्स। फाइल कॉपी हुई, हमें नहीं पता कैसे हुई, लेकिन हमें उसने दिखा दिया कॉपी हो गई। तो देखो डिलीट हुई तो भी यही हुआ। तो नोट करो क्या कह रहा है, ऑनेस्टी का जो प्रिंसिपल है ना, ये देखो बाद में सॉरी बाद में इसको पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ये जो ऑनेस्टी का प्रिंसिपल है ये सिंथेसाइजेबिलिटी के साथ रिलेटेड है कि यूजर को बताइए कि क्या हुआ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, डॉस का कोई, मैं पढ़ा नहीं रहा, कोई परेशान नहीं हो जाना। डॉस में जब आप कोई फाइल डिलीट करते हो तो क्या आपको आंखों के आगे नजर आता है कि डिलीट हो गई, नो या सर, आपको ढूंढना पड़ता है? नो सर। जाके देखना पड़ता है। वेरी गुड सर, हमें वहां जाके DIR करके डायरेक्टरी लेते हैं, वहां पे वो फाइल नहीं होती, हम कहते हैं अच्छा डिलीट हो गई। अगर आप कॉपी करें तो आपको दिखा देता है? नो सर। नो सर। अगर विंडोज में हम यही काम करें कि हम कॉपी या डिलीट करें तो दिखाता है या नहीं दिखाता? यस सर, इमीडिएट चेंज नजर आती है। इमीडिएट। तो आप देखो, तो मैं लव भी वहां से देख के बोल दिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड सर। ये इमीडिएट ऑनेस्टी, यानी है दोनों में ऑनेस्टी, दोनों ने काम किया। इमीडिएट ये है कि सर वो यूजर को फौरन दिखा दे कि ये काम इस तरीके से हो चुका,
और इवेंचुअल में क्या है कि हम डॉस में जाके फिर अंदर फोल्डर में जाके फिर DIR टाइप करके एंटर करते हैं, फिर देखते हैं अच्छा हाँ ये फाइल डिलीट हो गई है। तो देखो इवेंचुअल में भी ऑनेस्टी है, वो काम कर रहा है, लेकिन वहां पर क्या होता है यूजर को जाके देखना पड़ता है। और अगर आज की डेट में 2021 में अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि हमारी तमाम एप्लीकेशन इमीडिएट ऑनेस्टी के ऊपर चल रही है। यस और नो, पहले यहां तक बताओ फिर आगे चले। यस सर। यस अब जरा एक बात सुनना, अब हम लोग आपका FYP, मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ कि अगर FYP करो तो यार ऐसा करो कि लोग एक दफा कहें कि छोटे बच्चे हैं लेकिन इनका काम शानदार है, इनको थोड़ी सी नॉलेज है। तो देखो अभी लड़के आए और उन्होंने मेरे सामने डेटा एंटर करना था, मैंने कहा अच्छा जी एक रिकॉर्ड एंटर कीजिए, उन्होंने किया। अब हम दोनों बैठे हुए सोच रहे हैं, मतलब कमेटी वाले मेंबर्स भी और वो भी। तो हमने कहा ये बताओ कि भाई हो गया? सर जी हो गया। मैंने कहा कैसे? फिर वो पीछे गया, खोला टेबल, मैंने कहा देखो ऐसा कितना आसान सोल्यूशन था, तुम एक मैसेज दिखाते रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, यस और नो? यस सर। तो इमीडिएट ऑनेस्टी आ जाती, आपको इवेंचुअल ऑनेस्टी करनी पड़ी, आप अंदर जाके डेटाबेस में घुसे, फिर टेबल खोला, फिर टेबल मुझे दिखाया। तो यार अब तो जमाना बदल गया, अब तो यूजर टोस्ट पे चलता है, उसका मोबाइल होता है, अगर रिकॉर्ड डिलीट किया टोस्ट आ जाएगा, जब उसने रजिस्टर किया टोस्ट आ जाएगा। टोस्ट क्या होता है पहले तो ये बताओ यार, सॉरी। सर एक शॉर्ट टाइम के लिए जो मैसेज डिस्प्ले होता है और वेरी गायब हो गुड जाता सर, एक ऐसा मैसेज जो बहुत थोड़े से टाइम के लिए डिस्प्ले होता है, यानी वो चंद सेकंड्स के अंदर गायब हो जाता है, लेकिन सर वो मैसेज यूजर को ये वाली इंफॉर्मेशन दे जाता है कि जो तुम काम कर रहे थे वो हो गया है, तुम लॉग इन हो चुके हो, तुमने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। तो वो टोस्ट आता है उसके सामने, अगर मैसेज नहीं आएगा तो टोस्ट क्या है, चंद सेकंड्स के लिए इंफॉर्मेशन दे देना, जो कि उसको इमीडिएट ऑनेस्टी की तरफ लेकर जाता है। यस और नो? है। यस सर। यस सर। एक्सीलेंट। यस सर। अब देखो जरा, हमने दो चीजें देख ली थी, थर्ड इज जहां से देखते हैं दोबारा, प्रिडिक्टेबिलिटी, सिंथेसाइजेबिलिटी एंड फेमिलियरिटी। फेमिलियर होना है किसी चीज से मानूस होना, किसी को पहले से जानना, किसी चीज को समझना। तो देखो वो क्या कहते हैं, जो नए यूजर्स होते हैं ना, बल्कि चलो पहले पढ़ लेते हैं, ये अपने साथ एक खजाना लाते हैं। कैसे? न्यू यूजर ऑफ अ सिस्टम bring with them a wealth of experience across a wide number of application domains। ये जरूरी नहीं है कि हर बंदा कंप्यूटर कभी ना देखा हो, आप में से हर बच्चे ने बहुत से सॉफ्टवेयर यूज किए होते हैं। ये मुमकिन है कि आपने ये वाला सॉफ्टवेयर जो मैंने बनाया ना यूज किया, लेकिन आप और 25 सॉफ्टवेयर बना से यूज कर आए हैं, आपके पास एक वेल्थ ऑफ नॉलेज है, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है। सर कैसे? मैंने कहा देखो तुमने वर्ड यूज किया है, सर मैंने किया है। तुमने नोट यूज किया है, मैंने नोटपैड यूज किया है, सर मैंने किया है। मैंने कहा मैंने एक एडिटर बनाया है, जरा इसको चेक तो करो। तुम जब आए तो तुम मुस्कुरा उठे, तुमने कहा सर बात सुने, ये तो मेरे लिए बड़ा फेमिलियर है। मैंने कहा कैसे फेमिलियर हो गया? सर इसमें तो सारे ऑप्शन, टाइपिंग शाइपिंग तो चले बिल्कुल वही है, कट कॉपी पेस्ट प्रिंट सब वही रखा हुआ है, मैं फेमिलियर हूँ, मैं आपके नए सिस्टम को पहचानने लगा हूँ। सर मेरे लिए बड़ा लर्नेबल है, आसान है, मैं इसको आसानी से सीख जाऊंगा और 1 घंटे के बाद आपको काम करके देता हूँ। तो नाउ चेक, अगर आपका सिस्टम ऐसा हो जो कि वो तमाम कन्वेंशंस, वो तमाम मैकेनिज्म यूज कर रहा हो जो कि उस डोमेन के हैं, टाइपिंग डोमेन, एडिटिंग डोमेन के, तो याद रखना तुम्हारा यूजर खुश हो जाएगा, यार ये तो काम बड़ा आसान है, मुझे पहले भी आता था, जो मेरे पास पुरानी नॉलेज थी मैं उसको यूज करूंगा। तो देखो, this experience is obtained both through interaction in the real world and through interaction with other computer systems। कोई सॉफ्टवेयर यूज किया होगा या दुनिया का कोई और चीज। तो उसने मिसाल क्या दी, देखो, टाइपराइटर एंड कीबोर्ड फॉर वर्ड प्रोसेसर। कहता है अगर एक बंदा आम है जिसने कंप्यूटर, चलो मान लेते कंप्यूटर सिस्टम यूज नहीं किया, वो एक टाइपिस्ट था और टाइपिंग करता था, तो उसको टाइपराइटर को तो पता है, और जैसे ही आप उसे कंप्यूटर पे लाएंगे तो वो थोड़ा सा कहेगा यार मुझे थोड़ी सी फेमिलियरिटी है, मैं कीबोर्ड की कीज को तो जानता हूं, बाकी तुम मुझे सिखाओ। तो देखो उसने यहाँ पे पहली मिसाल ही बड़े मजे की थी कि जो लोग कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड नहीं थे लेकिन रियल वर्ल्ड में उनका एक्सपीरियंस था, टाइपिंग वो बड़ी अच्छी करते थे, तो वो बड़े इत्मीनान से आके बैठेंगे, उनको कीबोर्ड नजर में आएगा, समझ में आएगा, और वो अपने काम को शुरू कर सकते हैं थोड़ी हेल्प के साथ और लर्न कर सकते हैं। बात समझ में आती है या नहीं? यस सर। अब जरा सेकंड चीज देखो, जो दूसरी मिसाल है, ऑप्शंस इन फाइल मेन्यू। यार जरा नोट करो ना, एक्सेस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब इनके फाइल मेन्यू में हमेशा होता है न्यू, सेव, सेव एज, ओपन। तो नोट करो हो क्या रहा है यार, फेमिलियर ऑप्शंस रखे जाते हैं। और अब ये माइक्रोसॉफ्ट के थे,
आप कोई और XYZ कंपनी का उठा लो, उसके फाइल में भी पहला न्यू होगा, दूसरा ओपन होगा, तीसरा सेव होगा, फिर सेव एज होगा, और आप कहोगे सर मुझे लगता है कि जो फाइल का मेन्यू है इसमें ये ऑप्शन होंगे, यानी आप जो हो ना फेमिलियर हो। तो लास्ट पॉइंट इसको फिर सपोर्ट कर देता है, नोन एज गेसेबल। आप गैस कर सकते हैं। मैं कहता हूँ बताना यार सेफ कहाँ होगा, आप कहते सर बात सुने, अमूमन सेफ कहाँ होता है बोलो जरा, फाइल के मेन्यू में। फाइल के मेन्यू में। सर तो मेरा ख्याल है, मैं गेस कर रहा हूँ, मैं फेमिलियर हूँ इन तरह के सिस्टम से, सर मेरा ख्याल है कि इस वाले सॉफ्टवेयर में भी अगर आप फाइल में जाएं तो आपको सेव मिल जाएगा। लेट मी नो यस और नो। यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. फेमिलियरिटी का क्या फायदा हुआ कि अगर आप ऐसे सिस्टम डेवलप करें जिससे लोग फेमिलियर हों। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप कट के लिए ना सिजर हटा दें, छुरी लगा दें, दोनों ही काटते हैं ना, लेकिन यूजर का दिमाग खराब हो जाना है कि यार इधर कहीं पे कट है ही नहीं। तो फेमिलियर चीजें रखो, मत ऐसी चीजें। और ऐसा मैं बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, 8th सेमेस्टर में होता है, ऐसे ऐसे मीनिंगलेस आप लोगों के आइकॉन्स होते हैं, आपके लेबल्स के लफ्ज इतने अजीब होते हैं, यार ये क्या मसला क्या है। वो सर जी कुछ भी नहीं है, बंदे को पता तो चलना चाहिए ना। नहीं यार, पता नहीं चलना चाहिए, उसको पहले से पता होता है, आप उसको आसानी दीजिए, फेमिलियर रखें। आप सीजर ही बना दें। आप जनाब सेफ के लिए फ्लॉपी के बजाय हार्ड डिस्क बनाना चाह रहे हैं, उन दोनों में फर्क है। परेशान रहेगा सेफ कैसे, और आपने फूल लगा दिया। मैंने कहा फूल क्यों लगा हुआ है, सर जी न्यू हमने जो एक यूजर ऐड करना है, मैंने फूल बना। भाई नहीं चलेगा। और आप इसको मजाक समझेंगे, ये 8th सेमेस्टर के बहुत सी जगहों पे अजीब, मैं ये फूल वाली मिसाल तो वैसे, लेकिन अजीब कोई बॉक्स बना हुआ, ये क्या कर रहा है बेटा, सर ये डिलीट कर रहा है। भाई डिलीट इज नेवर मेंट विद दैट, और इट नेवर रिजेंबल्स विद दैट बॉक्स। डिलीट का कोई एक तरीका होता है, उसका कोई लाल रंग का सिंबल होता है जो डिलीट बताता है, और अमूमन हम डिलीट को लिखते हैं ताकि हमें समझ में आए, वरना क्रॉस करके दिखाते हैं। तो ये चीजें अहम है। अब देखो जनरलाइजेबिलिटी, जनरलाइज कर देना। User often tries to extend their knowledge of specific interaction behavior to situation that are similar but previously unencountered। ये भी बड़े मजे की बात है, ये रिलेट करता है फेमिलियरिटी के साथ। आइए बताऊंगा अभी तुम्हें कैसे। देखो ए, जाओ यहां पे आके बताऊंगा, ठीक है, कंसिस्टेंसी का कैसे हो जाएगा। सोचो जरा, अब अगर मैं एक सॉफ्टवेयर को जानता हूं, लेकिन मैं आपके सॉफ्टवेयर को, आपका सॉफ्टवेयर वर्ड का, मैं वर्ड सीख कर आया हूँ, मुझे वर्ड भी आता है, नोटपैड भी आता है, लेकिन जो आपका सॉफ्टवेयर है यार ये उस डोमेन का ही नहीं है, ये कुछ और है। लेकिन अगर आपका सॉफ्टवेयर, मैं मिसाल देता हूँ, एक्सेल है जिसमें आप फॉर्मूलाज लगा रहे हैं, अगर जहां तक मुमकिन हो आप उसको फैमिलियरिटी के कॉन्सेप्ट में लेकर आए, आप उसको इस तरह का बनाएं, फायदा क्या होगा, यूजर जनरलाइज करना शुरू करता है। कहता है मानता हूँ यार अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर कभी यूज नहीं किया, मैंने हमेशा टाइपिंग का किया है, लेकिन यार मैं अगर जनरलाइज करूं तो सेव ऐसे होना चाहिए, कट ऐसे होना चाहिए। तो नोट करो हुआ क्या, ये वजह है जो मैं कह रहा हूँ कंसिस्टेंसी का रूल अभी इसके अंदर आ जाएगा। आगे जाओगे तो ये उल्टा बताएगा कि कंसिस्टेंसी जनरलाइजेबिलिटी को सपोर्ट करती है। तो नोट करो, अब मुझे पता चलना शुरू हुआ कि अच्छा यार मेरे पास कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि मैं यहां पर भी अगर यूज करूं तो हो जाएंगे, तो हो जाएंगे। लेकिन मैंने कभी ये वाला सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया, मैंने ये वाला, मेरा इससे कोई इनकाउंटर नहीं हुआ, कोई इससे मुकाबला, कोई इसको इस्तेमाल करने का तजर्बा मेरे पास नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरी नॉलेज है किसी और सॉफ्टवेयर की, मैं उसको अगर एक्सटेंड करना चाहूं, मैं जनरलाइज करना चाहूं इस पे भी, अगर वो हो जाता है, अगर वो आपके सॉफ्टवेयर में वो चीजें काम कर जाती हैं, सॉफ्टवेयर में जनरलाइजेबिलिटी के रूल्स अप्लाई हुए हुए हैं, वो बंदा उस डोमेन का ना होते हुए भी यहाँ पे काम कर रहा है और जल्दी सीख रहा है, लर्नेबिलिटी आ गई है उसके अंदर। तो वो क्या कहते हैं, जनरलाइजेबिलिटी कैन बी सीन एज ए फॉर्म ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपने डेटाबेस में पढ़ी थी, क्या होती है, एक जैसी चीज। एक जैसी चीज, यूनिफॉर्मिटी। बेटा इस चीज को हमेशा समझना कि सर ये आप क्या बात कर रहे हैं। देखो बेटा, अगर कंसिस्टेंट है तो जरा सोचना कि आपके वर्ड में जो मैं सीख कर आया हूँ, वर्ड सीख कर आया हूँ, तो वहां पे जो कंट्रोल सी था ना, वो क्या किया करता था, कॉपी। और अगर मैं जनरलाइज करूं, मैंने कभी एक्सेल यूज नहीं किया, मुझे पता ही नहीं है क्या है, लेकिन अगर मैं जनरलाइज करूं, मैं पंगा लेना चाहूं और कंट्रोल सी करूं, तो वो क्या करता है एक्सेल में, कॉपी कॉपी। करता है। सर तो देखो अब समझ में आया कि मैं जनरलाइज अगर करूं और अगर वो हो जाए, अगर मैंने भी जो तुमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो जनरलाइज होने की इजाजत दे रहा है, तो याद रखना लर्नेबिलिटी और बढ़ गई।
और ये फायदा होता है जो हम आपसे कहते हैं कंसिस्टेंट रहना। एक चीज जो दुनिया में चल रही है ना और जो मशहूर हो गई हैं, जो जो कन्वेंशंस है, मैं स्टैंडर्ड्स नहीं कह रहा हूँ, कन्वेंशंस को वो वाली को फॉलो करना जो दुनिया में चल रही है और लोग उसको दिमागों में उनके बैठ चुकी हैं ताकि वो आपके सॉफ्टवेयर को आसान समझे। अब जरा देखो एग्जाम्पल क्या दे रहा है। A good example of generalizability across a variety of applications can be seen is multi-windowing system। अब एक बात नोट करना, हम लोग मल्टीपल विंडोज में काम कर रहे होते हैं, लेकिन नोट करना कि अगर एक मेरे पास विंडो में एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, दूसरे में दूसरा, तो अगर यहाँ पे प्रिंट के लिए कंट्रोल पी काम कर रहा है तो 90% होगा कि दूसरा सॉफ्टवेयर जो मैं चला रहा हूँ दूसरी विंडो में, वहां पे कंट्रोल पी काम करेगा। तो नोट करो ये भी जनरलाइजेबिलिटी है। सिमिलरली अगर मैं एक ही सॉफ्टवेयर में हूं और मैं काम कर रहा हूं तो मेरी हर स्क्रीन के ऊपर मैं जनरलाइज कर सकूं चीजों को कि यार ये इसी तरह से काम कर रहा है। तो अब देखो उसने कितने मजे से बताया है, attempt to provide cut paste copy operations to all the applications in the same way। हर एक में सर ये एक जैसा ही है but with varying degree of success। इनके अंदर काम का अंदाज जरा सा मुख्तलिफ होगा, लेकिन सर अब देखो तो इसकी मिसाल भी दे सकता हूँ। देखो वर्ड में जो कॉपी और पेस्ट है ना वो बहुत सिंपल है। पहले बताओ हाँ या नहीं, पहले ये बता दो सिर्फ, जो कॉपी किया वही पेस्ट होगा, यस और नो? Yes, sir. डिग्री ऑफ वेरिएशन है, थोड़ा सा बताओ कॉपी करने के बाद जब पेस्ट करता हूँ डिग्री ऑफ वेरिएशन क्या आती है, जो इसने मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में टाइप किया हुआ है वो क्या चीज है? देखो बेटा जब एक्सेस में आप पेस्ट कॉपिंग प्रोसेस में एक्सेल एक्सेल जो हमारा अकाउंटिंग का है ना, एक्सेल एक्सेल में अगर मैंने एक्सेस बोला था सॉरी, एक्सेल में कैसे वो चीज काम करती है, अगर मैं कॉपी करूं तो क्या वो सिंपल पेस्ट कर देती है या? सर वो यूज नहीं किया कभी। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, वो बहुत सिंपल है, उसको देखना आज जाके ताकि मजा आए। देखो जब हम कॉपी करते हैं ना सेल की वैल्यू को, कोई भी 45 35 90 95 जो भी है, जब मैं इसको पेस्ट करने जाता हूँ तो मैं राइट क्लिक करता हूँ या मैं ऊपर पेस्ट के ऑप्शन में जाता हूँ तो पता है मुझे क्या कहता है? कहता है तुमने सादा पेंट इसको पेस्ट करना, जैसी चीज है वैसे चली जाए, या वैल्यू पेस्ट करनी है। अब देखो होता क्या है, अगर मैं एक शीट से एक चीज को उठाऊं, एक सेल से सॉरी, दूसरे सेल में उसको पेस्ट कर दूं, तो पता है हुआ क्या है, मैंने इस वैल्यू को वहां पे ले जाके सॉरी इसको एज इट इज ले जाके पेस्ट कर दिया। अगर मैं इसको ओरिजिनल जगह से मिटाऊंगा तो वहां से रेफरेंस गुम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कुछ नहीं है, नए सेल में सिर्फ रेफरेंस है कि यहाँ पे जो 45 नजर आ रहा है ये वहां पर था, यहाँ पे सिर्फ पेस्ट किया है। लेकिन अगर मैं इसको पेस्ट एज वैल्यू कर दूं तो फिर क्या होगा, ये 45 ही यहाँ पर आएगा, इसका राब्ते की जरूरत नहीं है पिछले वाले सेल के साथ, उधर से डिलीट कर दें, यहाँ पे वैल्यू पड़ी है पड़ी रहेगी। पहले क्योंकि सिंपल पेस्ट था तो ये वहां से रेफरेंस उठाकर लाता था। तो देखो नोट करो उसकी बात सही हो गई कि हम लोग काम एक से तरीके से करते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर डिग्री ऑफ वेरिएशन आता है सक्सेस का, उसको कामयाब करने का, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। क्योंकि देखो आप लोग एक्सेल में कभी आप फॉर्मूला कॉपी करते हैं, कभी आप डेटा कॉपी करते हैं और कभी आप उसकी सिर्फ वैल्यूज को लेकर जाते हैं। इसको चेक करना है, बड़ा मजे का है। और ये मिसाल तुम्हें फौरी समझ में आएगी कि वर्ड में कॉपी पेस्ट का मतलब है कॉपी किया और किसी जगह जाके डाल दिया, लेकिन एक्सेल में कॉपी पेस्ट का मतलब ये है कॉपी तो किया लेकिन पेस्ट करते हुए वो हमसे ऑप्शन मांग लेता है, हम उसको कहते हैं बल्कि खुद बताते हैं कि भाई पेस्ट सादा वाला मत करना। सर वर्ड में भी इसके ऑप्शंस होते हैं। सर वर्ड में भी अगर कॉपी कर रहे हो 3 ऑप्शंस होते हैं कि वो फॉर्मेटिंग, प्लेन टेक्स्ट करना है, वो yes, फॉर्मेटिंग, हाँ, सर। हाँ यही मैं बोलने लगा था बिल्कुल। देखो वो फॉर्मेटिंग वाले हैं, लेकिन देखो चलो यूं भी बात कर लेते, तुम्हारी बात ठीक हो गई, वो फॉर्मेटिंग वाले हैं, लेकिन देखो हाँ ये जरूर है कि यही ऑप्शन एक्सेल में मौजूद नहीं है एज इट इज, या मौजूद है? सर आइडिया नहीं है। मैं तो बता रहा हूं नहीं, इस तरह से नहीं है फॉर्मेटिंग। वहां पर है वैल्यू, फॉर्मूला और फॉर्मेटिंग भी है, यानी भी कह रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ अलग भी है। तो वही वाली बात वो कह रहा है कि कुछ डिग्री ऑफ वेरिएशन आती है रिक्वायरमेंट की वजह से, क्योंकि शायद वर्ड में हमें फॉर्मूलाज का इतना काम नहीं है, एक्सेल में फॉर्मूलाज का है, तो कहता है भाईजान फॉर्मूला कॉपी करना है, वैल्यू कॉपी करनी है, डेटा कॉपी करना है, तो वो क्या कर रहा है, काम एक ही कर रहा है, हम जनरलाइज कर चुके हैं। लेकिन हाँ वेरिएशन है जो कि हम समझ जाते हैं बाद में, अच्छा यहाँ पे, और यही हम जब हम छोटे थे, जब हम कॉपी पेस्ट करते थे एक्सेल में, तो हम ये रियलाइज करते थे कि यार ओहो ये गलती इसलिए आई है क्योंकि मैंने वैल्यू पेस्ट नहीं की थी, मैंने डेटा पेस्ट कर दिया था। जब ओरिजिनल वाले सेल से डेटा को डिलीट किया तो यहाँ से रेफरेंस जो है वो इनवैलिड हो गया था।
इसको वैल्यू नहीं मिल रही, यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें जनरलाइज हो जाती हैं। पहले बताओ कुछ पल्ले पड़ा या नहीं। यस सर। अब जरा देखो कंसिस्टेंसी, ये जरा मुझे यस सर। डेटाबेस के हवाले से बताओ जरा। सर डेटाबेस में आपने कहा था कंसिस्टेंसी क्या होती है। सर डेटा सर सेम होनी चाहिए अक्रॉस मल्टीपल। डाटा हर यूनिफॉर्म जगह होना चाहिए, एक्सीलेंट सर, आपका डेटा यूनि यूनिफॉर्म हो, एक सा हो। तो अब हमारे यहाँ पे क्योंकि एचसीआई में हम डेटा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्शंस की बात कर रहे हैं, इंटरएक्शन की बात कर रहे हैं। तो वो क्या कहता है, आपका जो काम भी आपका बटन आपका मेन्यू कर रहा है, कोशिश कीजिए कि कंसिस्टेंट हो, एक सा हो। मिसाल दे देता हूँ तुम्हें। देखो बेटा, तुमने अक्सर देखा होगा कोई वेबसाइट हो, आप अगले पेज पे जाएं तो वहां पर एक ऑप्शन अपीयर हो जाता है बैक का। यस और नो। यस सर। बैक क्या यस सर। करता है, बैक क्या करता है, सर वो पिछले पेज पे ले आता है। पिछले पेज पे ले जाता है। अब सोचो जरा, ये कंसिस्टेंसी यही हमें रोकती है, कहती है कि हाँ, अगर एक दफा तुमने अपने इस इंटरफेस में बैक के बटन को यूज किया टू मूव बैक या मूव टू द प्रीवियस पेज, तो अब जहां जहां बैक का वो यूज करोगे तुम्हें वो ही करवाए। अब ये ना हो कि आगे जाके आप एक बटन के उसके ऊपर बैक लिखा हुआ हो, जैसे मैं 5वीं स्क्रीन पर गया वहां पे भी बैक था, तो अगर मैं पांचवें पे गया हूं तो मुझे उसको बैक के बटन को कहाँ लेकर जाए, बैक बैक मुझे कहाँ लेकर जाए बटन। सर जिस तो स्क्रीन से उससे मैं आया हूँ। मैं एक क्लिक क्लिक स्टेप पीछे 4 पे। सर बिल्कुल ठीक सर, उसकी पिछली स्क्रीन पे 4 पे सर, जो उसके जिससे से आप यहाँ आए थे ना उस पे ले जाए। जरा एक लम्हे को सोचो, मैंने प्रोग्रामिंग करते हुए गलती की है। इस बैक को जब आपने दबाया, ये आखिरी आपकी स्क्रीन थी, तो आप एग्जिट कर गए। You did not go to the previous screen or previous page. You went out of the software, went out of the website. तो क्या ये कंसिस्टेंट है। नो सर। नो तो सर। अब जरा इसको पढ़ो, बिहेवियर बदल दिया आपने। हरकत ये की कि आपके नाम तो एक थे लेकिन बिहेवियर चेंज हुआ। तो जरा पढ़ के देखो, कंसिस्टेंसी रिलेट्स टू द लाइकनेस इन बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम सिमिलर सिचुएशन और सिमिलर टास्क ऑब्जेक्टिव। अगर बैक का बटन प्रीवियस पे ले जा रहा था, ले जा रहा था और एकदम से उसने बिहेवियर बदला, वो एग्जिट कर गया, तो आप कंसिस्टेंट नहीं है। आपको पूरी एप्लीकेशन में देखना होता है कि मैंने जो बटन बनाए हैं, जो इनके लेबल्स दिए हैं, ये एक सा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और देखो ये उसने इतना इंपॉर्टेंट, इसको आप अगर चाहो तो उसको याद रखना कि हाँ यार, ये वाली चीज जो है ये सर ने कही थी कि है तो बैक ही दोनों पेजेस पे, लेकिन एक पेज वाला प्रीवियस स्क्रीन पे ले जाता है और एक बैक वाला एग्जिट कर जाता है, यानी मेरे उस फंक्शन का बिहेवियर ही बदल दिया उसने। तो लिहाजा ये गलत है। कंसिस्टेंसी क्या कहती है कि आपका अगर एक कहीं पर आपने बैक का बटन डाला है, अब जहां जहां बैक डालेंगे तो याद रखिए वो प्रीवियस पेज पर जाए। अगर आपने पहली दफा प्रीवियस डाल दिया है तो अब हर जगह प्रीवियस ही डालिएगा और एग्जिट के लिए एग्जिट लिखिएगा। तो अब आगे देखो, दस वी हैव कंसिस्टेंसी इन कमांड नेमिंग। अब एक और चीज ये भी देख लो, आर्ग्यूमेंट कमांड कैसे। एक पेज पे आपने लिखा है बैक और एक पेज पे आपने लिखा है प्रीवियस, मजा करेगा। नो सर। क्या हो गया सर, ये तो इनकंसिस्टेंट हो गया, हाँ या नहीं। सॉरी सॉरी, यस सर। हाँ या नहीं। तो अब देखो बेटा, ये भी Yes. बहुत ख्याल रखना होता है। आप बच्चे हमसे क्या अड़ते हो, सर जी काम तो कर रहा है। देखो बेटा, अगर आपका सॉफ्टवेयर एक्ससीआई पढ़ने के बाद भी एक्ससीआई के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा तो गार्बेज है। फिर लोग कहेंगे यार ये पढ़े लिखे बंदे ने नहीं बनाया। तो देखो कितने मजे की बात है, अगर आपने एक लफ्ज इस्तेमाल कर लिया प्रीवियस, थ्रू आउट द वे प्रीवियस ही रहेगा, वो भी एग्जिट नहीं करेगा। ऊपर हमने एग्जिट की बात की थी, बिहेवियर की, लेकिन अब हम यहाँ पे उसके नामों की कंसिस्टेंसी की बात करें। प्रीवियस है तो अगर प्रीवियस है तो वो क्या करेगा, वो हमेशा पिछली स्क्रीन पर लेकर जाएगा, लेकिन कहीं पे मुझे बैक का बटन अब नजर ना आए। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं। यस सर। वेरी गुड। अच्छा अब थर्ड को देखो, कंसिस्टेंसी इन ऑप्शन ऑफ डिफरेंट स्क्रीन ऑन डिफरेंट स्क्रीन। जो कि बेटा कल ही ना कुछ बच्चे अपना प्रेजेंट कर रहे थे प्रोजेक्ट, मुझे अच्छा लगा, एचसीआई के थे। उन्होंने हमारी वेब, मैंने नहीं इतना उसको देखा, लेकिन उन्होंने मुझे कल एक दिखाया, हमारी वेब भी है ना।
यस है सर। सर, इस तरह की कोई पाकिस्तान वेबसाइट? की वेबसाइट है, हमारी वेब है ना, उसपे बहुत कुछ था जो कि हम एचसीआई वाले कहते हैं कि नहीं ये इस तरह से नहीं होता है, सब कैटेगरीज बनाई जाती हैं। लेकिन एनी हाउ जो चीज यहाँ पे उसके साथ मैच होती है, कंसिस्टेंसी इन ऑप्शंस ऑन डिफरेंट स्क्रीन। देखो उनको मैंने जब पढ़ाया, अभी आपको भी पढ़ा रहा हूँ इंशाल्लाह, अब आप भी ये कर सकोगे। तो उन्होंने फौरी तौर पे मुझे उसमें से जो उनका रिव्यू लिखना था, रिव्यू में उन्होंने मुझे बताया, प्रेजेंट कर रहे थे वो बच्चे, उन्होंने कहा सर बात सुने, यहाँ पर देखिए जब ये इसका मेन्यूज आते हैं तो पहला ऑप्शन होम है, दूसरा फलाना है, तीसरा हेल्थ है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर आप नोट कीजिएगा, अगर हम यहाँ से फलाने ऑप्शन को क्लिक करें तो पूरा मेन्यू हिल जाता है, ऑप्शंस भाग जाते हैं अगले पेज पे। उन्होंने क्लिक किया, नेक्स्ट पेज खुला, मजे की बात है कि हेल्थ अब थर्ड स्पॉट पे था ही नहीं। मैंने कहा ये क्या है? कहते सर यही हम आपको बता रहे हैं जो आपने हमें पढ़ाया था, कि जो कंसिस्टेंसी और ऑफ ऑप्शंस है, कि ऑप्शन अगर फाइल के मेन्यू में फाइल पहले है, एडिट बाद में है, व्यू थर्ड है, तो यार खुदा के लिए उस वेबसाइट के अंदर पूरी पेजेस के ऊपर यही सीक्वेंस रखना, ऑप्शंस की जगहों को मत बदल देना, कंसिस्टेंट रखना। तो तुम अब जाके आज देखना, तुम्हें मजा आएगा और तुम्हारा भी होमवर्क आज तुम्हें मिल जाएगा इंशाल्लाह। तुम लोगों ने इस वीकेंड पे बैठ के छोटा सा एक रिव्यू बनाना है, तुमने एक प्रेजेंटेशन बनानी है इंशाल्लाह, जो तुम मुझे एग्जाम से पहले दोगे, और उसमें तुम्हें खुद मजा आएगा कि यार इतनी मजे की वेबसाइट्स हैं, बड़े बड़े, मैं HBL और ये वो तुम्हें दिखाऊंगा, मैं करूंगा, तुम नहीं। तुम कोई खुद से साइट को पसंद करो, या अपने वेब के प्रोजेक्ट को जो तुमने पहले बना, वेब का पढ़ा था 5th में 6th में, 6 सेमेस्टर में सर। 6th में कोई प्रोजेक्ट बनाया था उसमें? यस यस सर। सर। अब एक काम है मजे का, देखो अपने प्रोजेक्ट्स में, अब प्रोजेक्ट को पढ़ो, HCI तुम लोगों ने जितना पढ़ा है इसको अप्लाई करो, लेआउट फलाना फलाना हर चीज इसमें लगाओ, और फिर उसमें से गलतियां निकाल के सोचो कि हमसे क्या गलतियां 6th में हुई थी जब हमने HCI नहीं पढ़ा था। खाम खा की गलतियां नहीं निकालनी होती, अगर ठीक है तो लिखो ठीक है, अगर गलत है तो बताओ कि हाँ ये HCI के रूल्स को हमने फॉलो नहीं किया था। तो ये करो, और इसके साथ एक वेबसाइट उठाओ, कोई सी जो तुम्हें पसंद आ जाए। मैंने तुम्हें वट मोबाइल की मिसाल दी थी, मैंने तुम्हें याहू में भी इश्यूज दिखाए थे। तुमने अब क्या करना है, कोई एक वेबसाइट उठाओ और उसको देखो यार इसके अंदर HCI कहाँ कहाँ वायलेट हो रहा है, तो वो तुम्हें मजा आना शुरू होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी तुम जाके सिर्फ ये देखना, ये वाला ऑप्शंस पे डिफरेंट स्क्रीन हैं, डिफरेंट पेजेस हैं बल्कि, और हर पेज के ऊपर उनका ऑप्शन ही बदल जाता है। अगर हेल्थ 3 पर है अगले में 7वें में होगा, या अगर वो 3 पर है तो वो मोर के अंदर घुसा हुआ होगा अगली स्क्रीन पर जाके। तो बंदा परेशान रहता है कि भाई ये इतनी मूवमेंट क्यों है, जबकि अगर आप सब बच्चे अभी तक की अपना एक्सपीरियंस देखो 3.5 साल का वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का, तो हो गए सर हमें तो बिल्कुल एक सा मेन्यू मिलता है। और यही खूबसूरती है वर्ड की, अगर आपको वर्ड आता है तो आप एक्सेल भी आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे, पावर पॉइंट, आपकी लर्नेबिलिटी मौजूद है। लास्ट पॉइंट देख लो, कंसिस्टेंसी ऑफ थीम, कलर्स ऑफ डिफरेंट पेजेस ऑफ अ वेबसाइट, ये बहुत मजे का है बेटा, याद रखना। इसके अंदर ये हो रहा होता है कि बाज बच्चों ने, और ये मैं तो बताऊं, ये उन्होंने भी, उन बच्चों ने मुझे नोट करके दिया है, उन्होंने मुझे लिख के भेज दिया है पूरी अपनी प्रेजेंटेशन बना के, कि सर ये वाला जो हमारी वेब है, इसकी दफा हम जो एक ऑप्शन क्लिक करते हैं तो एक नया ही पेज खुलता है, नई ही अंदाज से, नई ही रंग से, नई ढंग से। सर जी बहुत अजीब सा बन रहा है। तो नोट करो क्या कहता है, आपकी जो एक वेबसाइट, आपकी जो एक मोबाइल एप्लीकेशन, आपका जो एक डेस्कटॉप है ना, उसका थीम, उसके रंग एक से होने चाहिए। जरा सोचो एक लम्हे के लिए, व्हाट्सएप का थीम थ्रू आउट द वे एक ही चलता है या बदलता रहता है? हर स्क्रीन पर नीला पीला काला होता है? सेम होता है सर थीम। सेम होता है सर, क्योंकि वो हमें ठीक है। इरिटेट करेगा, वो दिमाग खराब कर देता है, यार क्या हो रहा है मेरे साथ। जरा वर्ड को सोचो, एक्सेल को, सर वो तो सारे ही एक से हैं, बस रंग की बार बदली है। तो देखो नोट करना मेरा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कंसिस्टेंट रखना है। एक ऐप, एक वेबसाइट, एक आपकी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप का जो आपने बनाया है, उसके कलर्स को, उसके थीम्स को, उसके टॉप को, यानी जो हम जिसको हम हेडर कहते हैं, उसके फुटर को, इनको कॉमन रखना, बीच में से डेटा को घुमाया कर। आई वुड अप्रिशिएट अगर आप अपनी गलतियों के साथ आते हो, तो मुझे अच्छा लगेगा कि सर देखिए हमसे ये हुआ था, और उसमें हम तरीका ये करते हैं कि एक दिन आपको देते हैं, आप उसी को ठीक करके भी साथ चिपका देते हैं कि सर ये देखिए अब हम ये बना रहे हैं। तो उससे मुझे भी सुकून होगा कि हाँ जी इनको कुछ आ गया। अब जरा देखो, मैंने कहा ये रूल्स आपस में मिक्स होते हैं, यानी कंसिस्टेंसी को वो साथ ही पढ़ाना चाहता है फेमिलियरिटी के साथ। कहता है यार कंसिस्टेंसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट फेमिलियरिटी का आता है, कैन बी कंसिडर्ड, हम कंसिडर कर सकते हैं एज कंसिस्टेंसी विद रिस्पेक्ट टू पास्ट रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। अब देखो फेमिलियरिटी क्या है,
कंसिस्टेंट क्या था? सर जी मैंने वर्ड यूज किया था, वर्ड का सॉफ्टवेयर। सर जी वो यूं था। और सर जी आज मैं फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ कि कोई भी एक ऐसी एप्लीकेशन, मैं पावर पॉइंट वाला का नाम पता क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि वो तो एक ही कंपनी के है ना। आप कोई और कंपनी का नाम लो, कोई और सॉफ्टवेयर हाउस उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम लो, कोई एक एप्लीकेशन का जो आपने यूज की हुई हो। अडोबे। अडोबे, चलो ठीक हो गया। उसके मेन्यू में पहला मेन्यू कौन सा होता है जरा बोलो? फाइल का। एक्सीलेंट। तो देखो अब क्या तुमने पकड़ा, तुमने कहा सर वर्ड में भी मेरे पास पहला मेन्यू फाइल का था। सर जी मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पे मेरा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस काम आ रहा है, मैंने कभी नहीं देखा था कि जनाब अडोबे में क्या है। तो देखिए सर यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, सॉरी इसमें मेन्यू वही है, फिर इसमें उसमें भी एडिट था, इसमें भी एडिट है। तो देखो ये फेमिलियरिटी अब मैच कर रही है कंसिस्टेंसी को। और दूसरा वो कहता है फिर एक और रूल जो आपने पढ़ा था जनरलाइजेबिलिटी, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ मैच करता है। कैसे? एज कंसिस्टेंसी विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस विद द सेम सिस्टम और सेट ऑफ एप्लीकेशन ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। अब क्या है, अगर मैंने एक सिस्टम को यूज किया हुआ है तो मैं उसके ऑप्शन को जनरलाइज कर सकूंगा, उसके ऑप्शंस को इसके साथ मिलाकर पढ़ सकूंगा कि यार मैंने पहले वो किया था ना, वो इधर भी हो रहा है, ये तो बड़ा मजे का है। तो वो कहता है ये कंसिस्टेंसी की वजह से आ रहा है। अगर कंसिस्टेंट हो आप तो आप कह सकते हो कि हाँ सर मैंने इसी सिस्टम में, सेम सिस्टम में, या मैंने इसी विंडोज के ऊपर जो एप्लीकेशंस बनी थी, नॉट डॉस नॉट कुछ और, तो सर मुझे लग रहा है कि मुझे चीज़ें ना ये मैं जनरलाइज कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि क्या काम करेगा। तो देखो क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी इन दोनों को सपोर्ट करना शुरू हो गया। तो यही उसने शुरू में कहा था कि आपके जो सब जो वो होंगे ना, क्या कहते हो तुम उसको, रूल्स, वो आपस में ओवरलैप करते हुए नजर आएंगे। मैं बताऊंगा, देखो उसने बता भी दिया कि हाँ जी ये ओवरलैप कर रहे हैं। ये आपने बुक से पढ़ना है, ठीक है, और इसको आपने तैयार करना है। नेक्स्ट शुरू करते हैं, रिकॉर्डिंग यहाँ पे काट लूँ थोड़ी सी।